गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमए फाइनल फ़िलासफ़ी की क्लास में हम हमारा पेपर अप्रोचेस टू वेस्टर्न फ़िलासफ़ी पढ़ रहे हैं। ये फिफ्थ पेपर है, मतलब आपके एमए और फाइनल का जो एक इंटीग्रेटेड कोर्स है एमए का, उसमें ये कंटिन्यूटी में फिफ्थ पेपर है जो एमए में चलता है, कंपलसरी पेपर है। तो कल हम की क्लास में ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारी यूनिट में फर्स्ट यूनिट में जो फ़िलासफ़र्स हैं उनमें जी.ई. मूर एक फ़िलासफ़र हैं जिनका दर्शन किस पृष्ठभूमि में उत्पन्न होता है, विकसित होता है, इसकी बात मैंने कल की क्लास में आपको बताई थी। आज हम ये देखेंगे कि मूर ने सहज बुद्धि को स्वीकार करने की बात कही थी कि मतलब हम दर्शन में भले ही तर्क वितर्क करते हो और बिना तर्क के किसी बात को स्वीकार न करते हो, क्योंकि चाहे पश्चिम का दर्शन हो या पूर्व का दर्शन हो, सभी जगह अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए तर्क का सहारा लिया जाता है। लेकिन जब ये तर्क परिकल्पना में बदल जाता है या ये तर्क किन्हीं ऐसे विषयों को स्थापित करने के लिए इस्तेमाल होने लगता है जो हमारे व्यवहारिक जीवन से या जो संभव हो सकने वाले किन्हीं भी विषयों से परे होता है, से एकदम कटा हुआ होता है, तो मूर जैसे फिलोसफर्स को लगता है कि हमें हमारी सहज बुद्धि का भी समर्थन करना चाहिए, ताकि हम ये भी दिखा सके कि दर्शन सिर्फ एक कोई परिकल्पनात्मक उड़ान नहीं है, बल्कि हमारे व्यवहारिक जीवन से जुड़ा है, हमारे इस जगत से जुड़ा है, इस जगत में हम रह रहे हैं उससे जुड़ा है, हमारा वस्तुओं के साथ संबंध, हमारा अन्य वस्तुओं अन्य मनुष्यों के साथ संबंध, ये सब भी विषय दर्शन के होते हैं। तो हमने कल देखा था कि मूर ने बताया था कि सहज बुद्धि के जो विश्वास होते हैं वो कौन से विश्वास होते हैं। उन्होंने सहज बुद्धि की कुछ विशेषताएं भी बताई थी कि सहज बुद्धि, अगर हम थोड़ा सा सार में रिकॉल करने की कोशिश करें उन चीज़ों को, तो सहज बुद्धि वो होगी जिसे सभी मनुष्य स्वीकार करेंगे, जो सामान्य समझ के सामान्य बुद्धि के वयस्क व्यक्ति होंगे। इसे साधारण भाषा के माध्यम से बताया जाएगा। इसके लिए कोई बहुत भारी शब्द या बहुत जटिल शब्दों की ज़रूरत नहीं होगी, और ये ऐसे होंगे जिसे सभी व्यक्ति मानते होंगे और जिससे हमारा वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से चल जाता है। अब मूर को लगता है कि सहज बुद्धि की बात तो मैंने बताई, हालांकि वो बहुत स्पष्ट नहीं है। आगे जाके हम देखेंगे कि मूर की कुछ आलोचनाएं होती हैं, उनमें से एक ये भी है। लेकिन फिर मूर ने अपनी सहज बुद्धि के समर्थन में कुछ बातें कही। दरअसल उनका जो मुख्य फोकस था वो तो प्रत्यवादियों के आर्गुमेंट्स को काटना था, उनका खंडन करना था। तो इसी में वो सहज बुद्धि का समर्थन भी हमको करते हुए दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला जो तर्क है वो ये है उनके हिसाब से कि हम जो सामान्य बुद्धि है, सामान्य बुद्धि के आधार पर या सामान्य बुद्धि को सभी लोग समान रूप से स्वीकार करते हैं। सार्वभौमिक स्वीकृति पर आधारित तर्क के माध्यम से भी मूर ने सहज बुद्धि का समर्थन किया। जैसे मान लीजिए कि पानी पीने से प्यास बुझ जाती है, ठीक है, और सूर्य की धूप से हमें गर्मी मिलती है। ये ऐसी चीजें हैं जिसे थोपने की जरूरत नहीं है, ये हम बहुत आसानी से जानते हैं कि बच्चा रो रहा है तो उसको भूख लग रही होगी या उसके शरीर में कहीं किसी जगह कोई तकलीफ या दर्द होगा। तो ये हम सहज बुद्धि से भी इस चीज को स्वीकार करते हैं, जिसको सभी लोग स्वीकार करते हैं। दूसरा, उन्होंने बाध्यता पर आधारित युक्ति कही। ये बोलते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें स्वीकार ही करनी पड़ेगी। जैसे ये जैसे मैं बताऊंगी कि पानी पीने से प्यास बुझ जाती है, इस बात को तो प्रत्यवादी भी स्वीकार करेंगे, चाहे वो फिर ये कह दें कि हम पानी की सत्ता को स्वीकार करें या न करें, लेकिन प्यास बुझाने के लिए उनको भी पानी की जरूरत होती है। तो ये बाध्यता पर आधारित युक्ति है कि कुछ चीजें तो ऐसी है, खाना खाएंगे तभी आपको आपकी भूख मिटेगी, आप कपड़े पहनेंगे तभी आपका सर्दी से बचाव होगा, घर आपका है ताकि उससे आप घर की ज़रूरत है, शेल्टर की ज़रूरत है, जिससे आप बरसात वगैरह या मौसम के प्रकोपों से बच सकते हैं। तो ये बाध्यता पर आधारित युक्ति है। इसके अलावा एक इंद्रिय संवेदनों पर आधारित युक्ति भी है, जिसके लिए, या इंद्रिय अनुभव पर आधारित युक्ति इसको कह सकते हैं। इसमें मूर ने कहा है कि कई दार्शनिकों ने ये बात कही है कि हमें संवेदन तो मिलते हैं,
तो हम संवेदनों को तो स्वीकार करेंगे, लेकिन वो संवेदन किस वस्तु के हैं ये हम स्वीकार नहीं करेंगे, उस वस्तु को नहीं मानेंगे। तो हम देखते हैं लॉक भी ऐसा कर जाते हैं। कांट भी काफ़ी हद तक ये कहते हैं कि हम वस्तु के मूल स्वरूप को नहीं जानते। बर्कले ने तो जड़ तत्व का खंडन करने के फेर में बिल्कुल भौतिक द्रव्य को हटा ही दिया और ये कह ही दिया कि बाह्य जगत से हमें केवल संवेदन ही मात्र मिलते हैं। मूर ये कहता है कि इंद्रिय संवेदनों के होने में ही ये निहित है कि हम इंद्रिय संवेदनों का अतिक्रमण कर जाते हैं। हमें किसी वस्तु का इंद्रिय संवेदन होता है कि अनुभव में ही ये निहित है कि हमें किसी वस्तु का, किसी विषय का अनुभव होता है। तो कि इंद्रिय अनुभव पर आधारित तर्क की उन्होंने बात की। एक तर्क उन्होंने स्वप्न पर आधारित तर्क भी कहा। वो ये कहते हैं कि कई दार्शनिक ये बात कहते हैं कि स्वप्न में हमको जो अनुभव होता है, जागृत अवस्था में हमको जो अनुभव होता है, उसमें कुछ खास फर्क नहीं। जबकि हम ये देखते हैं कि इस बात को जानने वाले ही ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि स्वप्न की अवस्था और जागृत की अवस्था में क्या फर्क होता है। स्वप्न की जो वस्तुएं होती हैं वो सिर्फ चेतना में होती हैं और वो भी बहुत स्पष्ट नहीं होती है, जबकि बाह्य जगत की वस्तुओं से हमारा जीवन चलता है। जागृत अवस्था में हम जितनी क्रियाएं करते हैं, जैसे भोजन, अगर स्वप्न की अवस्था में भोजन करेंगे तो उससे पेट नहीं भरेगा, पानी पिएंगे तो प्यास नहीं बुझती, वहाँ दौड़ते हैं आप, स्वप्न में कई बार दौड़ते हैं लेकिन किसी जगह आप पहुँचते नहीं हैं। तो इन दोनों में फर्क के होते हुए भी प्रत्ययवादी कई बार इस तरफ से आंख फेर लेते हैं, तभी वो सवालों के घेरे में आकर खड़े हो जाता है। इसके अलावा एक विसंगतियों पर आधारित तर्क भी है जो मूर ने दिया। मूर ये कहते हैं कि हम में से कई लोग या फिर कई प्रत्ययवादी दार्शनिक ये कहते हैं कि हम इस बात का पता ही नहीं चला सकते या हमें इस बात का पता नहीं लग सकता कि हमारे अलावा भी कोई लोग इस दुनिया में हैं या हमारे अतिरिक्त भी अन्य लोग इस दुनिया में हैं। जब मूर ये कहता है कि हम स्टेटमेंट को सुनते हैं कि मेरे अतिरिक्त भी दुनिया में कोई और लोग हैं, ये स्टेटमेंट कहाँ से आया? ये स्टेटमेंट यहाँ से आता है कि मेरे अतिरिक्त और लोगों को मैं जानता हूँ। वहां से मुझे पता चलता है कि मेरे अलावा भी दूसरे लोग हैं, मैंने उन्हें देखा है, उन्हें जाना है, तभी तो मैं ये स्टेटमेंट कह सकने के काबिल हुआ कि मेरे अतिरिक्त भी लोग इस दुनिया में हैं। ये तो बाद में आप इसमें जोड़ते हैं कि ये हमें कैसे पता चले। ये हमारी सहज बुद्धि हमको बता देती है कि मेरे अतिरिक्त तमाम तरीके की वस्तुएं इस जगत में हैं, मेरे अतिरिक्त कई मनुष्य इस जगत में हैं। तो ये स्टेटमेंट मतलब प्रत्ययवादी, ये तो एक उदाहरण हुआ। मूर कहते हैं कि प्रत्ययवादी ऐसे कई उदाहरण देते हैं जो विसंगतियों से भरे होते हैं, जिनका हम ये कह सकते हैं व्यवहारिक जीवन में या उपयोगितावाद के हिसाब से उसकी कोई महत्ता नहीं होती और सबसे बड़ी बात उसमें संगति नहीं होती। जैसे ये स्टेटमेंट जो मैंने आपसे कहा। एक और बात उन्होंने कही है निष्ठा पर आधारित तर्क। निष्ठा पर आधारित तर्क के लिए मूर ये कहता है कि हम अपने दैनिक जीवन में सहज बुद्धि के आधार पर व्यवहार करते हैं और इससे हमारे जीवन का व्यवहार सफल भी होता है। कि जैसे मान लीजिए कि मैं गाड़ी है कोई, जिससे इंसान किसी एक स्थान से दूसरे स्थान, मैं उस गाड़ी को, और इस गाड़ी में ये बात छिपी है कि आप इसमें बैठ के एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। मेरी सहज बुद्धि इसको स्वीकार करती है कि ये सामने गाड़ी है, इसमें बैठकर मैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हूँ। प्रत्ययवादी वहां पर आकर कह देते हैं कि नहीं, हम इस गाड़ी की सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक बार में इस गाड़ी का प्रत्यक्ष नहीं होता है। हम अलग अलग कोणों से इसका चित्र खींचेंगे तो वो अलग अलग किस्म का होगा और एक चित्र दूसरे चित्र के विपरीत होगा, तो ये गाड़ी को हम नहीं जान सकते। जबकि मैं इस गाड़ी में बैठकर सफलता से एक जगह से दूसरे स्थान पे यात्रा कर लेती हूँ। तो ये निष्ठा पर आधारित तर्क है, जिसमें मूर ये बताना चाह रहा है कि निष्ठा पर आधारित तर्क से मेरा व्यवहारिक जीवन सफलता से संचालित होता है। जैसे मान लीजिए समय है, समय को प्रत्ययवादी एक शाश्वत रूप में, एक अविरल रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन उस अविरल समय से हमारा काम नहीं चलता। हम उसे सालों में, महीनों में, घंटों में, मिनटों में बांटते हैं और हमारा व्यवहारिक जीवन, हमारा ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी पर जितने मानव हैं उनका जीवन इसी से संचालित होता है। तो ये निष्ठा पर आधारित तर्क था। ये कुछ तर्क थे जो मूर ने दिए सहज बुद्धि के समर्थन में था कि वो अपनी सहज बुद्धि की स्थापना कर सके और प्रत्ययवाद, खासकर प्रत्ययवाद जब परिकल्पनात्मक दर्शन में तब्दील हो जाता है, उसका खंडन कर सके। मूर की हालांकि कई लोगों ने आलोचना की है
कि उन्होंने सहज बुद्धि क्या है इसकी बहुत स्पष्ट परिभाषा नहीं दी। हालांकि मूर पहले कह चुके कि सहज बुद्धि की परिभाषा देने की जरूरत नहीं है, वो सहज रूप में हम सबको उपलब्ध है। ठीक है। दूसरा, मूर का योगदान बाद के दर्शन में हमें बहुत दिखाई देता है। जैसे मूर सबसे पहले साधारण भाषा की बात करते हैं। मूर ये कहते हैं कि हमें अपनी बात कहने के लिए या दर्शन में उक्तियां कहने के लिए भी हमको किसी जटिल भाषा की ज़रूरत नहीं है। किसी भी बहुत हम गणित या भौतिकी की किसी भाषा का इस्तेमाल करें, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। हम हमारी साधारण कार्य व्यवहार को साधारण भाषा के माध्यम से बता सकते हैं। तो आगे जाके हम ये देखते हैं कि यूरोप में एक शाखा ही शुरू हो जाती है जिसे साधारण भाषा का दर्शन कहते हैं, जहाँ पर लोग साधारण भाषा बोलने से हमारे कार्य व्यवहारों में क्या फ़र्क पड़ता है, साधारण भाषा है क्या, इसी पर जब चिंतन करने लगे तो एक साधारण भाषा दर्शन के रूप में भी एक शाखा हमारे सामने आती है। और आगे जाके मूर, विटगेंस्टीन, ये सब प्रत्ययवाद के सिद्धांत पर चलने की बजाय अपने सामान्य भाषा दर्शन या सहज ज्ञान और प्रत्ययवाद का खंडन जैसे विचारों के माध्यम से जब मूर वास्तववाद की स्थापना कर देता है, वस्तुवाद की स्थापना कर देता है, तो आगे के जो दार्शनिक है जो हम पढ़ेंगे, मूर, रसल, विटगेंस्टीन, ये उसी लीक पर चलते हैं, ये उसी परंपरा को और परिष्कृत करते हुए हमको दिखाई देते हैं। वस्तुवाद, वास्तववाद क्या होता है मैं एक बार आपको बता देती हूँ। वस्तुवाद ये मानता है कि वस्तु की स्वतंत्र सत्ता होती है, वो ज्ञाता से स्वतंत्र है, मैं जानूं या ना जानूं लेकिन वस्तु की सत्ता होती है। वास्तववाद भी यही कहता है कि जगत की वास्तविक सत्ता है, वस्तुओं की वास्तविक सत्ता है और हमें उसका बोध होता है। अगर हमें उसका बोध नहीं भी होगा तो भी वस्तु रहेगी। ये वस्तु को रियल मानता है, वस्तु को यथार्थ मानता है। तो ये वास्तववाद या वस्तुवाद तो हम का दर्शन है जो मूर का दर्शन है बेसिकली। इन्हें नव वस्तुवादी भी कहा जाता है। मूर के बाद से जो शुरू होते हैं इन्हें नव्य वस्तुवादी कहा जाता है, नव वास्तववादी दर्शन भी कहा जाता है। अब हम अगली क्लास में मूर ने कैसे प्रत्ययवाद का खंडन किया इसे देखेंगे। रेफुटेशन ऑफ आइडियलिज्म में मूर का बहुत फेमस आर्टिकल है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स।